देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। कल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही शिवसेना कोटे के मंत्रियों की शपथ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना ने अब तक शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं कबूला। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को न्योते से शिवसेना नाराज है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी नेताओं से नवाज शरीफ मामले पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। उद्धव ने शिवसेना नेताओं को 26 तारीख तक इस मामले में चुप रहने की हिदायत दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की हिदायत का असर पार्टी के मुखपत्र सामना में भी दिखा। अक्सर पाकिस्तान पर सख्त रवैया अपनाने वाले शिवसेना का मुखपत्र सामना ने महज खबर दी है कि नवाज शरीफ भारत। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की हिदायत का असर पार्टी के मुखपत्र सामना में भी दिखा। अक्सर पाकिस्तान पर सख्त रवैया अपनाने वाले शिवसेना का मुखपत्र सामना ने महज खबर दी है कि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं। किसी तरह का विश्लेषण नहीं छापा गया। दरअसल पाकिस्तान को लेकर शिवसेना का रुख हमेशा से ही तल्ख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही पाक के साथ बदले वाली नीति की वकालत की थी। शिवसेना पाक खिलाड़ियों और कलाकारों के भारत आने का भी विरोध करती रही है। कल शपथ ग्रहण है। आज नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इसके लिए लगातार मंथन और मीटिंग का दौर भी जारी है। बताया जा रहा है कि शाम तक मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल पर मंथन का दौर जारी है और इसी कड़ी में बेंगलौर साउथ से बीजेपी सांसद अनंत कुमार और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी की भागीदारी को लेकर बातचीत की। लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी के मंत्रिमंडल में 22 से 25 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में 12 सांसदों पर एक कैबिनेट का मंत्री का पद मिलेगा, जबकि 4 सांसदों पर एक राज्य मंत्री का पद होगा। अहम मंत्रालयों जैसे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त जैसे मंत्रालयों में एक टेक्नोक्रेट राज्य मंत्री होगा, जबकि हर मंत्रालय को 28 एक्सपर्ट्स की टीम मदद करेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मोदी सरकार में जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की परंपरा नहीं होगी। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है, लेकिन अयोध्या में मंदिर की मांग उठने लगी है। बीएसपी के नेता अशोक सिंघल ने कहा है कि मजबूत सरकार मजबूती से राम मंदिर बनवाएगी। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण के दिन वाराणसी से उनके कई समर्थक जश्न मनाने दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके लिए वाराणसी से पुरानी दिल्ली तक मोदी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मोदी स्पेशल ट्रेन वाराणसी से आज शाम 6:50 पर चलेगी। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन रात 12:25 पर और मुरादाबाद सुबह 5:55 पर पहुंचेगी। 26 मई की सुबह 9:25 पर ट्रेन पुरानी दिल्ली पहुंच जाएगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले आज दिल्ली पुलिस सुरक्षा जायजा लेने के लिए रिहर्सल करेगी। मोदी की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। कल मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए राजधानी के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कें बंद रहेंगी। इनमें राजपथ, विजय चौक, साउथ एवेन्यू मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू मार्ग, डलहौजी रोड और चर्च रोड के इलाके। पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की मां अपने बेटे के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके चलते वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। उधर मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी का परिवार भी समारोह में शामिल नहीं होगा। वडोदरा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे चाय बेचने वाले किरण महिंद्रा को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्यौता दिया गया है। उन्होंने कहा गया है कि ये पहला मौका होगा जब एक चाय वाला पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। वडोदरा राजघराने की राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। राजमाता शुभांगिनी वडोदरा में नामांकन के दौरान मोदी की प्रस्तावक भी बनी थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्यौता मिल गया है। उन्होंने कहा कि मोदी को अपना आशीर्वाद देने वो जरूर जाएंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद को भी 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। अशोक ध्यानचंद के मोबाइल पर समारोह में न्योते का मैसेज भेजा गया है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 26 मई को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों ने आने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया था। ऐसे में दोनों ने राजनीतिक कटुता भुलाते हुए समारोह में जाने का फैसला किया। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर मोदी की जीत की बधाई भी दी। वाराणसी में 26 मई को होली और दिवाली साथ में मनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही बीजेपी नेता जोश में हैं। उन लोगों ने जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी दफ्तर पर शपथ ग्रहण के दिन सुबह 8:30 बजे हवन होना है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हवन के बाद भोज की भी व्यवस्था है। 26 मई को मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अमृतसर में एक शख्स ने अनोखा कप बनाया है। 336 छोटे छोटे कपों को मिलाकर बने इस खास कप के जरिए मोदी को पीएम बनने की बधाई दी गई है। इस कप को बनाने में 3 दिन का वक्त लगा। कई दिनों की उहापोह के बाद आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत आने से सस्पेंस खत्म हो गया है। कल होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ आएंगे। काफी असमंजस के बाद भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी के शपथ ग्रहण में आने तय किया हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसके लिए नवाज को पाकिस्तानी आर्मी से काफी खुशामद करनी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जाहिर शरीफ से मुलाकात कर उन्हें काफी समझाया था। इसके बाद वो माने और तब नवाज का भारत आना तय हुआ। 26 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल्ली के लिए इस्लामाबाद से सुबह 9 बजे रवाना होंगे। शाम 6 बजे वो मोदी के शपथ ग्रहण में शरीक होंगे। इसके बाद रात में हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी उन्हें डिनर देंगे। 27 मई की सुबह नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद नवाज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर में वो दिल्ली से इस्लामाबाद लौट जाएंगे। नवाज शरीफ और मोदी के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। 26/11 मुंबई हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता रुकी हुई है। 27 मई को इस दिशा में एक नई शुरुआत हो सकती है। नवाज शरीफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। इसमें विदेश रक्षा मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के अलावा विदेश सचिव एतजाज चौधरी भी हैं। सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष मोदी के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, नेपाल के पीएम सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति यामिन अब्दुल रयूम शपथ में शरीक होंगे। मोदी के शपथ ग्रहण के न्योते को कबूलने के साथ ही पाकिस्तान ने भारत को एक तोहफा भी दिया है। पाकिस्तान की जेल में कैद 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की कराची जेल में 3 साल से बंद दिनेश विश्वकर्मा भी रिहा हुए हैं। दिनेश की रिहाई की खबर मिलते ही उनके घर गाजीपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। रिहाई की खुशी में गांव वालों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। श्रीलंका ने भी अपनी जेलों में कैद भारतीय मछुआरों को छोड़ने का फैसला किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं और इससे पहले भारतीय मछुआरों को रिहा करने की तैयारी भी है। मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के आने की खबर मिलते ही अमृतसर के उनके पैतृक गांव जाती उमरा में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने मिठाइयां बांटी और भंगड़ा भी किया। उन्हें उम्मीद है कि नवाज इनके गांव भी कभी आएंगे। हालांकि पाकिस्तान की जेल में हुए जानलेवा हमले में जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह के परिवार ने नवाज को बुलाने का विरोध किया। सरबजीत की बहन दलवीर कौर ने कहा कि क्या नवाज शरीफ अब शरीफ हो गए हैं जो उन्हें बुलावा भेजा गया। नवाज के भारत दौरे का एनसीपी ने भी विरोध किया है। मुंबई से सटे ठाणे में नवाज शरीफ के दौरे के विरोध में बैनर लगाए गए हैं। एनसीपी का कहना है कि नवाज शरीफ के वक्त भी कारगिल युद्ध हुआ था, ऐसे में उन्हें न्योता देना गलत है। वहीं नवाज के दौरे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुटकी ली है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कोस रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी शपथ में बुला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ के भारत दौरे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के लिए अच्छी शुरुआत है।
एनडीए के दो घटक दल एमडीएमके और डीएमडीके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के शपथ समारोह में आने का विरोध किया है। एमडीएमके नेता वाइको नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मिलकर पहले ही विरोध जता चुके हैं और कल जंतर मंतर पर पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करेगी। महिंदा राजपक्षे के भारत आने के विरोध में कल चेन्नई में तमिल संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर लेकर तमिल संगठनों ने राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया। उधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक ही दिन में 2 जोरदार झटके लगे। कल एक तरफ शाजिया इल्मी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता कैप्टन गोपीनाथ ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी के आला नेता के रवैये से नाराज चल रही शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। शाजिया ने कहा, मुझे बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया इल्मी ने कहा कि पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं रह गया था, पार्टी में कुछ गिने चुने लोगों की मनमानी चल रही थी। कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं। शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल और बेल की राजनीति से बाहर जाकर लोगों के बीच जाना चाहिए। मेरी उनसे राय है कि बेल बॉन्ड भर देना चाहिए। शाजिया ने कहा कि पार्टी से लगातार गलतियां हो रही हैं, मुझे लगातार पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी से अलग थलग किया गया। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई और लोग भी आने वाले वक्त में हिम्मत जुटाएंगे। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाली शाजिया इल्मी ने आगे भी पार्टी में टूट के संकेत दिए हैं। शाजिया ने कहा, कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं जिनसे हालातों पर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें अफसोस है कि शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अपने घर जरूर वापस लौटेंगी। अफसोस है कि उन्होंने ये फैसला आज लिया, उनकी कमी हम सबको खलेगी और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी। योगेंद्र यादव को उम्मीद है कि शाजिया पार्टी में वापस जरूर आएंगी, लेकिन शाजिया का फिलहाल वापस लौटने का कोई इरादा नहीं। अगर देर सवेर आप पार्टी में वापस आ जाएंगे, उनको भरोसा है। आपको लगता है देखिए आगे देखिए क्या होता है। क्या आपको वाकई अगर कोई अच्छा पद मिलता है तो आप जाएंगी? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को लेकर जमानती वारंट जारी किया है। शाजिया के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने अर्जी लगाई थी। पेशे से वकील अमित सिब्बल ने पिछले साल अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी के खिलाफ कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अमित का आरोप है कि नेताओं ने वोडाफोन टैक्स माफी मामले में उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने की कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च फ्लॉप साबित हुआ। कैंडल मार्च में 50 कार्यकर्ता भी जमा नहीं हो पाए। इन कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल तक पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाया। मोहसिना किदवई ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। संसदीय दल की इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को लेकर फैसला नहीं हुआ। सोनिया गांधी तय करेंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करारी हार को पार्टी की नाकामी करार दिया। सोनिया ने माना कि देश का मूड भांपने में बड़ी चूक हुई, जिसे हमें ये दिन देखना पड़ा। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो चुनाव में हार से निराश न हो और पूरे जज्बे के साथ पार्टी के काम में जुट जाएं। उन्होंने पार्टी के सांसदों से बीजेपी सरकार के कामकाज पर भी पैनी नजर रखने को कहा। गोवा में पुलिस मुख्यालय के सामने सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में अभिव्यक्ति की आजादी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग संबंधी पोस्टर लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन और गोवा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल सिविल सोसाइटी के लोग जहाज निर्माण पेशे से जुड़े एक युवक के खिलाफ केस रजिस्टर किए जाने से भड़के हुए हैं। युवक ने एक फेसबुक पोस्ट पर मोदी के खिलाफ कमेंट किया था, जिस पर उसके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज किया गया है।
एक अखबार के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का सरगना रियाज भटकल अफगानिस्तान में देखा गया। शुक्रवार को अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद रियाज के बारे में खबर सामने आने से कई सवाल उठने लगे हैं। हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने अब तक नहीं ली है, लेकिन इसी दरमियान रियाज भटकल के अफगानिस्तान में होने की खबर आने के बाद से शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जाने लगी है। आतंकी सरगना रियाज भटकल अफगानिस्तान में देखा गया। हेरात दूतावास धमाके से इंडियन मुजाहिदीन के कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले के पीछे रियाज भटकल का कनेक्शन भी माना जा रहा है। हेरात दूतावास धमाके से इंडियन मुजाहिदीन के कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। वो इंडियन मुजाहिदीन जिसने 2008 से लेकर के 2014 तक 6 सालों में हिंदुस्तान में कई आतंकी धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाया है। दिल्ली के कलावल नगर में इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। फहीम नाम का शख्स अपनी दुकान से निकला ही था कि बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश आराम से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल फहीम को अस्पताल में भर्ती करवाया। नोएडा के सेक्टर 58 में कुछ ऑटो ड्राइवर आपस में भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हाथापाई होती रही। हंगामे के दौरान चौराहे पर रहने वाली ट्रैफिक पुलिस भी नदारद रही। पूरा विवाद सवारी बैठाने को लेकर हुआ। इसके बाद ऑटो ड्राइवर के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। यूपी के वृंदावन कोतवाली थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस वाले ही आपस में उलझ गए। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। कविनगर थाने के पुलिस वालों ने घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी और उनके परिजनों से मारपीट की। इलाहाबाद में एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के जामनगर में एक प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि किराए का मकान देखने के बहाने आरोपी प्रोफेसर एक घर में दाखिल हुआ। घर की महिला को अकेले देखकर प्रोफेसर ने रेप को अंजाम दिया। गाजियाबाद में रिश्ते फिर शर्मसार हुए। 9वीं क्लास की छात्रा के चचेरे भाइयों ने उसे कार से अगवा कर गैंगरेप किया। बाद में पुलिस ने आनंद फानंद में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने लड़की को घर से अगवा किया। लखनऊ के वजीरगंज में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने एक वकील की पिटाई कर दी। मुंबई पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके पिता को जान से मारने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि इसकी प्रेमिका ने नाराज होकर इस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जमानत पर छूटने के बाद इसने अपनी प्रेमिका और उसके पिता की हत्या की साजिश रची थी। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट कर कोमा में पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक महिला के साथ मारपीट कर तेजाब डालने का मामला सामने आया है। दिल्ली के नंदनगरी थाने के 49 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। इसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। पटना में बाइक चुराकर भाग रहे एक चोर की लोगों ने पिटाई कर दी। गोरखपुर में बिजली कटौती से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर पुतला फूंका और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिन आ गए, लालटेन छा गए। यूपी के बिजनौर में एक पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। प्रेम प्रसंग के मामले में एक शख्स को पंचायत ने जूतों की माला पहनाकर उसका सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश में बच्चों के कोर्स में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कहा कि मोदी का संघर्ष से भरा जीवन बच्चों को प्रेरणा देगा। यूपी के झांसी में 18 साल का एक लड़का महज 18 इंच का है। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलने हैं, लेकिन अभी तक सरकार गोविंद घाट में स्थायी पुल तक नहीं बना सकी।